नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 2 का बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ। सॉल्व क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हें साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो उसके अनुसार देखिए कि हम यदि किसी का लंच साझा करते हैं तो कल जो है अगले दिन दूसरा कोई भी साझा करता है, यानी हमारा आदान प्रदान का यहाँ पे। और यह जो है परंपरागत हमारा व्यवस्था है, परंपरा में से चलते आ रहा है कि हम अगर किसी से कुछ शेयर करते हैं तो वो भी हमसे कुछ शेयर करता है। तो इसलिए इसका अब ऑप्शन देख लेते हैं, कानून एवं व्यवस्था। यह कानूनी अधिकार नहीं है कि मान लें कि हम किसी से लंच शेयर कर रहे हैं तो वो भी हमसे करे, और ये बात की पक्ष परंपरागत नहीं है। आज्ञा पालन ये भी नहीं है कि हम अब आज्ञा दें आपको कि कल हमने खिलाया था तो आप तुम मुझे खिलाओ। तीसरा, अच्छा होना और परंपरागत, अच्छा होने के लिए भी नहीं है। चौथा, आदान प्रदान और परंपरागत, तो यही आपका चौथा विकल्प सही होगा, आदान प्रदान और परंपरागत। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। इसका विकल्प चौथा सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिताएं। यानी हम यह सोच लेते हैं कि लड़कियों के लिए घर का काम सही है और लड़कों के लिए बाहर का काम करना चाहिए, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती हैं, लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। तो इस ढंग की बहुत सारी मान्यताएं हैं। लड़के जो है गणित साइंस एक कठिन विषय पढ़ते हैं और लड़कियों के लिए होम साइंस वगैरह ये सब जो है जो आसान विषय है उसको पढ़ना चाहिए। तो ये सब हमारा क्या है, जो जेंडर रूढ़िवादिता है, इसलिए सही विकल्प जेंडर रूढ़िवादिता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, यानी पिताजी घर के काम में लगे हुए हैं और माता बाहर के साहसी काम जो पहले से पूर्व से पुरुषों के लिए जिम्मेदार माना जाता है कि पुरुष ही साहसी काम कर सकते हैं। तो यह क्या हो सकता है, तो पहला विकल्प है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। यह बिल्कुल नहीं है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो यह ऑप्शन सही है कि यह हमारा जो जेंडर रूढ़िवादिता जो मन में बना हुआ है कि महिलाएं जो है साहसी काम नहीं कर सकती हैं, बाहर का काम नहीं कर सकती हैं, तो इसको समाप्त करने में यह सहयोग करता है। तीसरा विकल्प भी देख लेते हैं, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, ये भी नहीं होगा। चौथा, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह भी नहीं होगा, यानी सही विकल्प आपका दूसरा। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पार या ढांचा और अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो तीसरा विकल्प आपका पार या ढांचा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है।
पहला विकल्प संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही विकल्प आपका चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए अगला क्वेश्चन के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। पहला लॉरेंस कोलबर्ग, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा लेव वाइगोत्स्की, चौथा अल्बर्ट बैंडुरा। तो तीसरा विकल्प आपका सही होगा लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, तीसरा एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, चौथा केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो इस अवस्था में बच्चे में तर्क करने की क्षमता का विकास होने लगता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। पहला ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, ये नहीं होगा। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, ये भी नहीं होगा। तीसरा संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, यह भी नहीं होगा। चौथा पैटर्न की खोज की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो आपका चौथा विकल्प सही होगा, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक और गणितीय। तो यहाँ पे हम तर्क की लंबी श्रृंखला है और उसमें हम लोग जो है गणित हमें किसी समस्या का हल करने के लिए संवेदनशील बनाता है, तो इसलिए आपका सही विकल्प चौथा हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा विप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। पहला समाजीकरण, दूसरा समावेशन, तीसरा मुख्य धारा से जुड़ना, चौथा विभेदीकरण। तो सही विकल्प आपका समाजीकरण पहला। अगला क्वेश्चन मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, बिल्कुल गलत है। दूसरा परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, ये भी नहीं होगा। तीसरा मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ये भी नहीं होगा। चौथा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक प्रक्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि मानव के विकास में आनुवंशिकता भी प्रभाव डालती है और पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, दूसरा विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें बच्चे निष्क्रिय होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये तो रटने की बात हो जाएगी, प्रगतिशील कक्षा का ये उदाहरण नहीं हो सकता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का स्मरण किया जाता है, ये भी रटने की बात आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला विकल्प आपका सही होगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला क्वेश्चन सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। पहला केवल संरचनात्मक आकलन, ये नहीं होगा। दूसरा केवल संकलनात्मक आकलन, ये भी नहीं होगा। तीसरा न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन, ये बिल्कुल नहीं होगा। चौथा विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो आपका चौथा
विकल्प सही होगा। सतत यानी लगातार और समग्र पूर्ण रूप से उसका जो है मूल्यांकन हम करते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रकार की रणनीति हमें बनानी पड़ती है, संरचनाएँ बनानी पड़ती है और उसका संकलन करना पड़ता है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो पहला, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, इस चीज़ का अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होगा। दूसरा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, यह भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चौथा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, यही आपका सही विकल्प होगा, क्योंकि अक्सर यह माने रूढ़िवादिता हो जाती है। अब मान लिया जाता है कि इस समुदाय का लड़का जो है आगे नहीं बढ़ सकता है, तो बच्चे में भी ये दिमाग में हो जाता है कि हमारे समुदाय का लड़के आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग को इतना ही तक पढ़ना चाहिए और इसके आगे हम लोग की पढ़ाई हमारे अधिकार में नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे शिक्षक को चाहिए एक रोल मॉडल वहाँ पे प्रस्तुत करे जो उसके समाज से हो, और उसका उदाहरण देते हुए उसके अंदर एक प्रेरणा देनी चाहिए ताकि आप भी ऐसा कर सकते हैं। इससे उसके अंदर एक विकास की लहर जगेगी और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा, तो इसलिए आपका चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, यह सही है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, ये थोड़े रूप में सही है लेकिन हमेशा ये सही नहीं है या ज़्यादा सही नहीं है। तो चूँकि बच्चे के दिमाग में ये हो जाता है कि हम ऐसे विकलांग हैं, इसलिए हमारे यहाँ हमसे सहानुभूति दर्शाई जा रही है और हम जो है इस चीज़ को करने में सक्षम नहीं है इस वजह से, ठीक है, तो उसके अंदर ये चीज़ भावना नहीं आनी चाहिए। तीसरा, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर डिप्रेशन की बात आ जाएगी और नकारात्मकता आ जाएगी, जिससे वह सीखने के बजाय पीछे जाने लगेगा। चौथा, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब पे ध्यान देना चाहिए टीचर को। तो पहला विकल्प इसलिए इसमें सही हो जाएगा, यह विश्वास करना चाहिए प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? तो पहला, एक स्वलीन विद्यार्थी का है, यह स्वलीन विद्यार्थी का सूचक नहीं है। दूसरा, एक सृजनात्मक विद्यार्थी का है, यह सृजनात्मक विद्यार्थी का तो बिल्कुल ही नहीं है। तीसरा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी का, उसको अधिगम करने में सीखने में परेशानी हो रही है, इसलिए यह विकल्प आपका सही होगा। चौथा, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी का, ऐसा भी नहीं है, तो आपका तीसरा विकल्प सही होगा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के।